हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने बायोलॉजी का, 12th क्लास, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आगे पढ़ना। अमोंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स। एग्जांपल के लिए हमने बर्ड्स लिए हैं। डू दे ले एग्स, जो कि बर्ड्स क्या करते हैं, एग अंडे देते हैं। ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल। और इज़ इट ए इस सीजनल फिनोमिना, क्या यह एक सीजनल फिनोमिना है, मतलब मौसमी प्रक्रिया है। वट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजार्ड्स। तो फ्रॉग और लिजार्ड्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यू विल नोटिस दैट, आपने नोटिस किया होगा, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि सीजनली मतलब मौसम के हिसाब से जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। जैसे कि कई बार वसंत ऋतु होती है तो उसमें जो है बहुत से पक्षी एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। हाउएवर, यद्यपि बर्ड्स इन कैपेटिविटी as in poultry farms can be made to lay eggs throughout the year. In this case, laying eggs is not related to reproduction but is a commercial exploitation for human welfare. देखो, कई बार क्या होता है कि जो इंसान है वो पक्षियों को पालता है, उनका पालन पोषण करता है। तो जो ये प्रक्रिया होती है ना, पक्षियों को पालना, तो ये जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं आएगी। रिप्रोडक्शन के अंदर तो आएगी, लेकिन जैसे हाँ, रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जो इन ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, अपने कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन के लिए उनको पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनसे बेनिफिट के लिए। तो वो जो है, उनकी जो नेचुरली बर्थ करने की जो प्रक्रिया होती है, वो ह्यूमन बीइंग उन्हें कुछ मेडिसिन्स दे के टाइम से पहले करवा देते हैं या फिर टाइम के थोड़ा टाइम बाद करवा देते हैं, इस तरह से। तो the females of placental mammals exhibit cycle changes in the activity of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, यानी कि जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं, तो वो उनकी रिप्रोडक्शन के समय उनकी ओवरीज के अंदर और जो हार्मोनल एसेसरीज डक्ट्स होती हैं उनके अंदर जो है कुछ चेंजेस होते हैं। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, सीप, रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर etc. Such cyclical changes during reproduction are called oestrus cycles. इनके अंदर ना कुछ चेंजेस होते हैं। काउज, सिपरेट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर, इनके अंदर कुछ ये नॉन प्राइमेट के अंदर आते हैं, नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, और रिप्रोडक्शन के समय इनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। तो उस साइकिल को हम बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। तो वेयर एज इन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स का मतलब होता है मैमल्स, और नॉन प्राइमेट्स का मतलब मैमल्स तो होता है, लेकिन वो ये वाले दूसरे मैमल्स होते हैं। प्राइमेट्स वो मैमल्स होते हैं जिनके मेंसेस होती हैं, और नॉन प्राइमेट्स वो मैमल्स होते हैं जिनके मेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है। मंकीज़, एप्स एंड ह्यूमंस, ये सब तीन तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन, एप्स एंड मंकी, इन सब के मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, तो इसलिए हम इनको प्राइमेट्स बोलेंगे। इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। मैनी मैमल्स, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड conditions exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase. और बहुत से ऐसे मैमल्स होते हैं स्पेशली वो सीज़न के अकॉर्डिंग ही रिप्रोडक्टिव फेज़ को अचीव कर लेती हैं, एंड आर देयर फॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो हम उन्हें बोलेंगे सीजनल ब्रीडर्स, क्योंकि वो सीज़न के हिसाब से बर्थ करते हैं। ठीक है। मैनी अदर मैमल्स आर
reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. एंड कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उनकी रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो एक्टिव रहती हैं, तो उन्हें बोलेंगे हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, हम जितने बड़े होते जाएंगे उतने बूढ़े भी होते जाएंगे। इफ़ वी लिव लॉन्ग इनफ, जितना लिव लॉन्ग इनफ, हम हमारी जो उम्र होती है ना वो एक सर्टेन टाइम तक होती है, जैसे कि 100 साल हो गई, 80 साल हो गई, 65 साल हो गई। एवरेज तो इंडिया में ह्यूमन बीइंग की बता रही हूँ, ह्यूमन बीइंग की जो एवरेज है इंडिया की वो है 75 ईयर्स है, या फिर 65 ईयर्स है। और जितनी कंट्रीज़ हैं ना उनमें थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग, खाने पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो अगर बॉडी मास क्लियर नहीं होगा, तो इसीलिए बॉडी मास क्लियर नहीं होगा तो उनका वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन होने से जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे कि मोस्टली हार्ट अटैक से लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो उनका बॉडी मास क्लियर नहीं होगा तो एज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, यानी कि डेथ जल्दी हो जाती है। और इसे मेंटेन रखने के लिए एक जो है अच्छे से हमें खाना खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रोइंग ओल्ड, ये कुछ ऐसा है जिसे हम जानते हैं, बट व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रोइंग ओल्ड, कि बूढ़े होने का मतलब क्या है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे ग्रोइंग ओल्ड मतलब बूढ़े होने का मतलब क्या है, और अगर हम क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द शोर्स ऑफ द, एक मिनट मैंने क्या कर दिया, ये मैं चलेगी उसी पेज के पिछले पेज पे चलेगी, मैंने पलटा नहीं पेज। अब देखो नेक्स्ट पेज हमारा ये है फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड as one of the parameters of sentences or old is there are concomitant changes in the body के अंदर कुछ, जब हम बड़े होते जाते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, लाइक शोइंग मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। जब हम ग्रो करते जाएंगे उतने बूढ़े होते जाएंगे, उम्र कम होती जाएगी, एंड अल्टीमेटली लास्ट में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है एंड एनिमल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसेशंस बिटवीन द 3 फेजेस। इन 3 फेज़ों के अंदर हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि 3 फेज़ कौन सी, जुवेनाइन फेज़, और प्लांट्स के अंदर जो हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग के अंदर तो हमने जुवेनाइन फेज़ पढ़ी थी, जो कि जो स्मॉल बेबी जो होते हैं उनकी जुवेनाइन फेज़ पढ़ी थी। और जो उसके बाद प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव फेज़ थी। एंड नेक्स्ट कौन सी फेज आती है हमारी, इसके बाद आती है ये रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद ओल्ड एज आ जाती है, जिसमें सभी जो है हमारे हार्मोन्स भी इनएक्टिव हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज भी इनएक्टिव हो जाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे अंग होते हैं ना, ऑर्गन्स होते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ तो इंटरेक्शन जो है हार्मोन्स के इंटरेक्शंस जो है हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। हम कुछ तो हार्मोन्स के फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, और कुछ हमें जो हमारे जिस भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसी इन्वायरमेंट के पूरा इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है, हमारे लाइफ साइकिल पर पड़ता है। रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आगे आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, देखो। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, मतलब 13 से 19 साल, 13 से लेकर के
ये जो है बेसिकली 28 ईयर्स लगा लेते हैं, ठीक है ना। बाकी आगे हम बूढ़े होते चले जाते हैं, 30 भी लगा लेते हैं। वैसे तो जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है मैच्योरिटी, वो जो है फीमेल के अंदर तो जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स रहती हैं तब तक होती है, एंड मेल के अंदर ओवर द लाइफ टाइम रहती है, ठीक है ना। ओवर द लाइफ टाइम रहती है, पूरा साल रहती है, पूरे मतलब जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक ही रहती है। तो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी के बाद जब हम मेच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, ऑल सेक्सुअली reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarities। तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सभी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, एग्जिबिट इवेंट्स को एग्जिबिट करने लगते हैं, एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल, जो प्रोसेस होती है वो रिमार्केबल हो जाती है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज आती हैं उनके अंदर कुछ, इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। और उनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं हमें जब हम मैच्योरिटी को अटेन करते हैं। जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू होती है तो कुछ हम हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कुछ चेंजेस देखते हैं, जैसे कि बॉयज़ के अंदर दाढ़ी आ जाती है, उनका गला उभरा हुआ हो जाता है, एंड जो है आवाज़ भारी होना, इस तरह से। एंड गर्ल्स के अंदर तो आप गर्ल्स से रिलेट कर ही सकते हो। तो इस तरह the events of sexual reproduction and the events of sexual reproduction दो elaborate and complex, ये धीरे धीरे होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत हार्ड होते हैं। फॉलो रेगुलर सीक्वेंस, और ये रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं ना उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूज़न के थ्रू होता है, पता है पीछे हमने पढ़ा था। और फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं अपोजिट सेक्स के, जिनका फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, और उस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। एंड फॉर कन्वेंशन these sequential events may be grouped into three distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization events। अब हम इन तीनों फेज को अलग अलग पढ़ेंगे। तो इन फेज़ को हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसलिए हम आगे के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कंटिन्यू। तो देखते रहिए हमारा अपडेट स्टडी चैनल, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। एंड पढ़िए खूब। 12th क्लास में आपको अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, क्योंकि 12th के मार्क्स पर जो है आगे की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उनमें जो है आपके मार्क्स अच्छे मिलते हैं, आपके इसके भी ऐड होते हैं, तो इसलिए आपको चलिए पढ़ते रहिए, बढ़िया है। कांग्रेट्स, बाय।